आज जब हम कहते हैं कि भारत एक चौराहे पे आके खड़ा है, ये प्रश्न ही जानते हैं क्यों उठता है? हम स्वतंत्र हुए 1947 में, पर अगर हम 75 साल के अपने स्वतंत्रता को 3 भागों में डिवाइड करें, पहले 25 साल, दूसरे 25 साल और तीसरे 25 साल, दोनों में एक मूलभूत अंतर है। हमें स्वतंत्रता मिली, पर वास्तविक डेमोक्रेसी पहले 25 साल नहीं थी। 1947 टू 1972 चुनाव होते थे, सरकार नहीं बदलती थी। जब सरकार नहीं बदलती है तो सत्ता का परिवर्तन नहीं होता है, तो फिर वो वास्तविक लोकतंत्र नहीं हो सकता। यानी डेमोक्रेसी मैच्योर हो रही थी, डेमोक्रेसी वास्तविक अर्थों में स्थापित नहीं हुई थी। अगला कालखंड आता है 72 टू 97। इसमें सरकारें बदलने का दौर शुरू होता है। पहली बार केंद्र में सरकार 77 में बदलती है, उसके बाद एक बार 89 में बदलती है, अगर आप देखें तो फिर 96 में बदलती है। राज्यों में यह घटनाक्रम और तेज हो जाता है, यानी डेमोक्रेसी और मैच्योर होती है। तीसरा चरण आता है 98 टू 2023 जिसमें हम आज हैं। इसमें अगर आप देखें तो सरकारें बदलने का दौर और मुखर हो जाता है, मगर इसका अर्थ हुआ पहले 25 इयर्स में पॉलिटिकल डेमोक्रेसी रियल सेंस में नहीं आई थी, जो रियल सेंस में आई सेकेंड कालखंड में। मगर जो बौद्धिक प्रतिष्ठान था, इसमें वास्तविक लोकतंत्र की शुरुआत न पहले चरण में हुई, इसकी प्रारंभ ही दूसरे चरण में हुआ, यानी 72 टू 97 वाले। जब श्री राम जन्मभूमि का विषय उठा, तब पहली बार ऐसा हुआ कि जो क्षेत्रीय भाषा का मीडिया था, यानी हिंदी और अन्य क्षेत्रीय भाषाओं, उनमें उस विचारधारा को, जिसे हम राष्ट्रवादी विचारधारा कहते हैं और वो लोग राइट विंग कहते हैं, हमारे हिसाब से कोई लेफ्ट विंग राइट विंग नहीं, हमारे हिसाब से सब नेशनलिस्ट विंग है, उसको स्थान मिलना शुरू हुआ। यहां पे थोड़ा डिस्कंफर्ट हुआ और कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की गई। ये जो तीसरा चरण आया 98 टू 2023, इसके सेकेंड हाफ में, यानी 2014 ऑनवर्ड्स, आज जो दुष्प्रचार किया जाता है कि एक विचारधारा का प्रभाव बढ़ रहा है, ये हो रहा है, वास्तविकता ये नहीं है। वास्तविकता ये है, दिस इज द डेमोक्रेटाइजेशन इन द इंटेलेक्चुअल एस्टेब्लिशमेंट ऑफ इंडिया। ये भारत के बौद्धिक प्रतिष्ठान में का एक लोकतांत्रिक स्वरूप आ रहा है। अब दूसरा विचार भी सुने जाने की स्थिति आई है। तो मैं ये कह सकता हूं कि जिसको हम सो कॉल्ड नेशनल मीडिया कहते थे, विच इज प्रीडोमिनेंटली इंग्लिश मीडिया, उसके अंदर ये दूसरे विचारों की को स्थान पिछले एक दशक में मिलना शुरू हुआ है। तो मेरा मानना है, जिसे वो कंफ्यूजन कह रहे हैं, मेरे विचार से वो इवोल्यूशन है। यानी जिसे वो भ्रम कह रहे हैं, मेरे अनुसार वह क्रमिक विकास हो रहा है और भारत उत्तरोत्तर अधिक परिपक्वता की तरफ बढ़ रहा है। परंतु आपको भी पता है कि जो जो डेवलपमेंट आगे बढ़ता है, जब मैंने इसलिए कहा कि इंटेलेक्चुअल एस्टैब्लिशमेंट में फर्स्ट फेज जो आया 1990 के आसपास, तो बहुत सी प्रतिगामी शक्तियों ने आकर पीछे खींचने का प्रयास किया और अनेक प्रकार के लांछन, आरोप और इस प्रकार की चीजें लगाने का प्रयास किया। अब जब यह निर्णायक मोड़ की तरफ बढ़ रहा है, तो ऑब्वियसली उसमें और कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की जा रही है। हमें यह ध्यान रखना है कि उस कंफ्यूजन के बीच में से कभी कभी इस सीमा तक कंफ्यूजन क्रिएट करने की कोशिश की जाती है कि हम लोगों के मन में भी, बहुत से लोगों के मन में डाउट क्रिएट हो जाता होगा कि साहब ये सही है, ये गलत है। और वो कंफ्यूजन क्रिएट करने का जो पैटर्न है ना, वो बड़ा सिस्टमैटिक चल रहा है। पैटर्न ऐसे नहीं है कि आपको सीधे केवल इंटेलेक्चुअल एंगल के ऊपर ही अटैक किया जा रहा है। जैसे मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देना चाहता हूं। आज आप जितने टीवी ऐड देखते होंगे, लगभग हर टीवी ऐड में एक छोटा 6, 7, 8 साल का बच्चा या बच्ची अपने माँ बाप को ज्ञान देता हुआ दिखाया जाता है। इट इज ऑलमोस्ट एन एस्टैब्लिश्ड पैटर्न इन ऑल द टीवी एड्स व्हिच यू आर वाचिंग। ये आपको ऐसे ही लग रहा है या ऐसे ही नहीं है? ये फ्यूचर जनरेशन को बिल्डअप करने का काम हो रहा है, ताकि उसके मन में फैमिली के लिए एक एपैथी, अपने सीनियर्स और माँ बाप के लिए एक एपैथी क्रिएट हो, तब आप उसको डाइवर्ट कर पाएंगे। मैं एक लार्जर पर्सपेक्टिव की बात कर रहा हूं। सबसे बड़ा क्रॉसरोड क्या क्रिएट करने का प्रयास किया जा रहा है कि हमारी आने वाली जनरेशन में जो हमारी सबसे बड़ी संस्था है फैमिली, उसको डिस्ट्रॉय करने के सारे बीज बोए जा रहे हैं। और ये ऐसा पहली बार नहीं हुआ है।
मैंने कहा कि वो जो सेकेंड टाइम फ्रेम था, ये जो हमारा ये थर्ड टाइम फ्रेम जो 98 ऑनवर्ड शुरू हुआ है, 1990 में जब चेंज होने शुरू हुए, ये बात वैसे मैं पहले भी बोल चुका हूं, जैसे ही भारत का उभार शुरू हुआ, तो किस ढंग से हमारी यंगर जनरेशन को कैप्चर करने की कोशिश की जाती है। मैं याद दिलाना चाहता हूं 1994 से 2003 तक केवल 9 साल में भारत की 5-6 लड़कियों को मिस वर्ल्ड और मिस यूनिवर्स मिल गया। उसके बाद एक अभी मिला है हरनाज कौर संदूक, और उससे पहले 1966 में रीता फारिया को। इसका मतलब भारत में सुंदर लड़कियां 1994 से पहले नहीं होती थी और 2003 के बाद नहीं। ये बात तर्कसंगत लगती है क्या? और ऐसा नहीं था कि ये हवा में था। जब नई इकोनॉमिक पॉलिसी आई 1991 में, तो बाकायदा ये क्वेश्चन था कि इनिशियल इनपुट ऑफ मनी कहां से आएगा। हमारा फाइनेंशियल इंफ्रास्ट्रक्चर इस लायक नहीं था कि कोई विदेश का इन्वेस्टर हमारे यहां इन्वेस्ट करता। हमारा बैंकिंग सिस्टम, इंश्योरेंस सिस्टम, हमारा फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर इस लायक नहीं था। रोड्स, एयरपोर्ट्स, रेलवे स्टेशन कुछ भी इस लायक नहीं था। तो पैसा कहां से आएगा? तो इस पे बाकायदा कोलंबिया यूनिवर्सिटी का एक रिसर्च पेपर था, जिसमें सजेस्ट किया गया देन गवर्नमेंट को कि साहब पैसा अगर निकालना है तो जो इंडियन फैमिलीज हैं, उनमें जो एवरेज सेविंग्स है, पर्सनल सेविंग, दैट इज 19 to 20%। यानी एक औसत व्यक्ति 100 रुपए कमाता है तो 20 रुपए उसमें से बचा लेता है। जिसकी ज्यादा इनकम है वो 30 के आसपास भी बचाता है, जिसकी कम है हो सकता है वो 10 रुपए बचा पाता हो। पर सेविंग इज द प्राइम माइंडसेट ऑफ द इंडियंस। अब उन्होंने कहा कि यदि इस 20% को हम 10% पे ले आए और वो जो 10% सेविंग है उसको मार्केट में ले आए किसी तरीके से, तो वो इनिशियल फ्लो ऑफ मनी हो जाएगा और वहां से इकोनॉमी की हम ग्रोथ कर लेंगे। देन रिसर्च किया गया कि ये सेविंग के लिए मोटिवेट कौन करता है या परस्यू कौन करता है। तो आया कि घर की महिलाएं, वो कहती पैसा बचा के रखो। वहीं से बाकायदा एक स्ट्रेटजी हो सकती है। मैं इसीलिए मैं किसी के प्रति असम्मान नहीं व्यक्त कर रहा हूं कि साहब जिनको पुरस्कार मिला उनका कोई क्रेडिट नहीं था, मगर आप इस बात को समझिए कि ये संभावना से आप इनकार नहीं कर सकते कि उस समय की फ्यूचर जनरेशन, यानी जो आज मेच्योर लेडीज हैं, जो उस समय यंग थी, उनके दिमाग को कैप्चर करने की कोशिश की गई। उसको आपको मार्केट कंज्यूमरिज्म की तरफ बढ़ाना है, उसको आपको ग्लोबलाइजेशन की तरफ बढ़ाना है, ताकि फैमिली का इंस्टीट्यूशन कमजोर हो और वो पैसा बाहर आए। तो पहला चरण तब हुआ था, मेरा मानना है दूसरा चरण अब हो रहा है। अब एक तीसरा चरण भी करने का बहुत प्रयास किया जाता है। अगर आप सोचें कि ये जो फैमिली का सेटअप है, इसको डिस्ट्रॉय कौन करना चाहता है? देखिए, अभी जैसे आजकल आपने वो सुना होगा, इरेडिकेशन ऑफ सनातन धर्मा कॉन्फ्रेंस हुई और उसके बाद ही तमाम ऐसी चीजें होनी शुरू हुई हैं। मतलब हिंदी में कहेंगे तो हिंदू धर्म का समूल नाश। और ये कोई वक्तव्य नहीं है, दिस वाज नॉट एन स्टेटमेंट, दिस वाज अ कॉन्फ्रेंस। यानी एक वेल थॉट ऑफ एक्शन था। अब उस डिस्ट्रक्शन का सबसे पहला टारगेट क्या होना चाहिए? परिवार। क्योंकि अगर कन्वर्जन होना है तो पहला रेजिस्टेंस परिवार से आता है। अगर किसी को नास्तिक बनाना है, वैल्यूज से अलग करना है, तो पहला रेजिस्टेंस परिवार से आता है। तो परिवार को, और जिसको कंज्यूमरिज्म इकोनॉमी की तरफ लेके जाना है, उसके लिए भी ये परिवार जितना टूटेगा, एंटिटी उतनी बढ़ेंगी, उतना उनके लिए आसान होगा और अपने प्रोडक्ट को खपा पाना। तो आप यूं समझिए कि उसके बाद बहुत सारे षड्यंत्र शुरू हुए। जैसे एक परिवार का, एक आप मैंने कहा कि जाति, समुदाय, भाषा, उत्तर दक्षिण, मतलब देखिए बहुत क्लियर एजेंडा है। एक कम्युनिटी को तो फिलिस्तीन तक जोड़े रखना है और दूसरी कम्युनिटी को तरह तरह से तोड़े रखना है। उत्तर दक्षिण में तोड़े रखना है, तमिल हिंदी में तोड़े रखना है, अगड़े पिछड़े में तोड़े रखना है। ये एक वेल थॉट ऑफ प्रोसेस का हिस्सा हो सकता है। अब जैसे मैंने कहा कि परिवार को डिस्ट्रॉय करके वो ये चीजें प्राप्त करने का प्रयास कर रहे हैं, मगर जो क्रॉस रोड्स की बात कही संजय जी ने, दूसरी रोड क्या नजर आ रही है? आज आप पूरे वर्ल्ड में देखिए, अगर
हम जिस स्टेटस पे बैठे हुए हैं, हमारा रास्ता दुनिया को कल्याण पे ले जाएगा या वेस्ट का। अमेरिका में आज से 60 साल पहले 3.3 पर्सन्स पर फैमिली था, जो अब 2.5 पर्सन्स पर फैमिली है, जिसकी वजह से अमेरिका में पिछले 50-60 सालों में उन्हें करीब करीब 4 मिलियन हाउसेस बनाने पड़े, और जो क्यूमुलेटिव इफेक्ट ऑन इकोनॉमी आया, दैट इज अमाउंट टू $8 ट्रिलियन, क्योंकि भाई उसके साथ रिसोर्सेज और ये सारी चीजें, वो सबको अलग टीवी भी चाहिए, कार भी चाहिए, वगैरह वगैरह। अभी हम केवल इकोनॉमिकल एस्पेक्ट की बात कर रहे हैं, अभी हम साइकोलॉजिकल, सोशल, इमोशनल, क्या हुआ, वो जगह जगह गोली चल रही, सारा पेट भरा हुआ है, भाई तुम सबसे बेहतर स्थिति में हो दुनिया में, फिर किस बात का फ्रस्ट्रेशन है, जाके गोलियां चल रही हैं, वो एक अलग विषय है। अब आप सोचिए, भारत में ये 5.3 था 50-60 साल पहले, नाउ इट इज 4.9, थोड़ा अंतर आया है। अगर हमारा ये 0.1 कम हो जाए, 4.9 से 3.9 हो जाए, तो हमें 6 करोड़ मकानों की आवश्यकता होगी। अगर ये अमेरिका के वर्तमान लेवल पे आ जाए 2.5 पे, तो हमें 16 करोड़ मकान चाहिए होंगे भारत में, और इसके साथ जो क्यूमुलेटिव इफेक्ट होगा, इकोनॉमी को तो छोड़िए, इन्वायरमेंट पे क्या होगा ये समझ। मतलब हमें जिस रास्ते पर ले जाने की कोशिश की जा रही है, उसका आइडियोलॉजिकल एस्पेक्ट तो एक है, आप पहले इकोनॉमिकल और इन्वायरमेंटल एस्पेक्ट समझिए, कितने बड़े डिजास्टर की तरफ हम आगे बढ़ने जा रहे हैं। इसीलिए जब इरेडिकेशन की बात करते हैं, तो हमें एक और, मैं आपको फैक्ट बताना चाहता हूं, जिन जिन चीजों के लिए हमारे ऊपर अटैक किया जाता है, जैसे मान लीजिए ये कहा जाता है कि इंडियन सोसाइटी प्रीडोमिनेंटली, अब जैसे कहा जाता है आप क्यों तय करेंगे कि कौन क्या खाना खाएगा, व्हाई यू आर सेइंग कि ये वेजिटेरियन होना चाहिए, नॉन वेजिटेरियन होना चाहिए। बट इंडियन सोसाइटी का अगर आप कॉन्सेप्ट देखें, तो एक फंडामेंटल डिफरेंस जानते क्या है? आज भी भारत दुनिया का इकलौता ऐसा देश है जहां 50% लोग वेजिटेरियन है, और जो लोग नॉन वेजिटेरियन है ना, दे जस्ट टेस्ट मीट, दे डू नॉट ईट मीट। टेस्ट का मतलब वंस इन ए वीक खा लिया, कभी 4-6 दिन में एक बार कोई एक डिश ले ली। अगर आप किसी बड़ी दावत में भी जाते हैं, तो वहां 6 या 7 जो हैं, या 8 या 10 वेजिटेरियन डिशेज होती हैं, और ज्यादा से ज्यादा 2 नॉन वेज डिशेज रखी हुई होती है। और उसका इंपैक्ट क्या पड़ता है, देखिए, इसलिए मैं कह रहा हूं कि फ्यूचर हम किस तरफ ले जा रहे हैं, वो किस तरफ। आपको पता है कि जो एवरेज कंजम्पशन ऑफ इंडियन मीट का है, वो केवल 3.5 kg पर पर्सन पर ईयर है, क्योंकि आधे से ज्यादा लोग तो लेते ही नहीं। अमेरिका में ये 106 kg पर पर्सन पर ईयर है। यूरोपियन यूनियन में ये 84 kg पर पर्सन पर ईयर है। अब आप कहेंगे उससे कौन सा फर्क पड़ता है, हाउ डज इट मैटर्स? ये मैटर्स ऐसे करता है कि दुनिया में 70% पानी है, 30% लैंड है, 30% लैंड में 20% है जो हैबिटेबल लैंड है, और 20% में 10%, 10.5% के आसपास कल्टिवेबल लैंड है। अब उस कल्टिवेबल लैंड में 2.4% के आसपास यूज होती है फॉर फार्मिंग, जिसमें अनाज उगता है, एंड अराउंड 8% यूज होती है फॉर लाइव स्टॉक फार्मिंग। सरदाना जी इस विषय के विशेषज्ञ यहां बैठे हैं, उनको ज्यादा बेहतर पता होगा। तो आप यूं समझिए, क्यों बड़ी सिंपल सी बात कह रहा हूं, ये जितना बड़ा कमरा है जिस हॉल में, इसमें आप गेहूं उगा दीजिए, एक आदमी शायद उसको साल भर में भी ना खा पाए इतने गेहूं को, मगर एक जानवर वो शायद कुछ दिनों में खा लेगा। तो क्या होता है कि अब ये बाकायदा, ये ऑथेंटिक डाटा माई वर्ड इन डाटा .com में अवेलेबल है कि अगर मान लीजिए सारे के सारे इंडियंस अमेरिकन फूड हैबिट पे आ जाए, तो देखिए हमारे अंतर क्या है, वहां क्या है, मॉर्निंग, इवनिंग, ब्रेकफास्ट, लंच, डिनर, वो टोटल ये लेते हैं। अगर वो सारे के सारे इस पे आ जाएं, तो हमें अपनी कुल लैंड का 1.5 गुना चाहिए होगा। और अगर पूरा वर्ल्ड इंडियन फूड हैबिट पे आ जाए, तो उसे टोटल अवेलेबल लैंड का 40% चाहिए होगा। आप सोचिए कि इन्वायरमेंट, हेल्थ एंड अदर थिंग्स में हम किस रूप में ले जा रहे हैं। इसलिए मैंने 2 एक ऐसे सब्जेक्ट आपको बताए, फैमिली एंड फूड हैबिट, जिसका कि प्रैक्टिकली किसी प्रकार का कोई कनेक्शन नहीं माना जाता है आइडियोलॉजी या इनसे, परंतु ये छोटी छोटी चीजें किस ढंग से हमारे दिमागों में है। अब मैं आपको 1-2 विषय और कहता हूं, हमें क्यों क्रॉस रोड से बचना चाहिए। जैसे सिंपल, हम सब हिस्ट्री के बारे में, यहां जितने भी बैठे लोग हैं, सबका अपना इंटरेस्ट है।
अब इतिहास को लेकर हमारी सोच और वेस्ट की सोच में फंडामेंटल डिफरेंस है। उस डिफरेंस की वजह से हम समझ नहीं पाते कि इतिहास की हमारी व्याख्या सही है, उसकी व्याख्या सही। वास्तविकता में मैं आपको खुद एक फूड फॉर थॉट देता हूं। वेस्ट कहता है कि हिस्ट्री वो ब्रांच ऑफ नॉलेज है जो ये कहती है कि पूर्व काल में कोई घटना हुई, उसको एग्जैक्टली बताया जा सके और उस टाइम को एग्जैक्टली डिटरमिन किया जा सके। दैट ब्रांच ऑफ नॉलेज इज हिस्ट्री। हम सबके दिमाग में हिस्ट्री की यही डेफिनेशन बसी हुई है। अब ये बताइए, जूलियस सीजर इन्वेडेड इंग्लैंड इन 40 बीसी और 60 बीसी, हाउ डज मैटर्स टुडे? अब इसी आधार पे कई बार लोग कहते हैं साहब हिस्ट्री जो है वो विषय उतना उपयोगी नहीं है वगैरह वगैरह, वो ये कहने का प्रयास करते हैं। हमारे यहाँ इतिहास की व्याख्या बिल्कुल अलग है। हमारे यहाँ कहा गया इतिहास वो विद्या है जो पूर्व काल में हुई घटनाओं को उस रूप में प्रस्तुत कर सके जो समाज में मूल्यों की स्थापना करने में सहायक। इसलिए हमारे यहां इतिहास का जो मंचन है वो रामलीला है। यानी राम का चरित्र समझिए वो अधिक इंपॉर्टेंट है, राम किस समय हुए वो उतना इंपॉर्टेंट नहीं है। क्योंकि आज रिलेवेंस इस बात का है कि हाउ डज इट इंपैक्ट टुडे रादर देन व्हेन इट हैपेंड एग्जैक्टली। और इसीलिए अगर आपने ध्यान दिया हो तो तुलसीदास ने जो रामचरितमानस लिखी है, कोई कहता साहित्यिक ग्रंथ है, धार्मिक ग्रंथ नहीं साहब, ऐतिहासिक ग्रंथ है। उसके अंत में उन्होंने ये चौपाई लिखी है, कहत परम पुनीत इतिहासा श्रवण ही होत सकल भ्रमनासा। यानी ये परम पवित्र इतिहास बता रहा हूं जिसको सुनने से आपका सारा का सारा भ्रम नाश हो जाता है। इसीलिए कॉन्सेप्ट ऑफ हिस्ट्री उनका अलग है और कॉन्सेप्ट ऑफ हिस्ट्री हमारा अलग है। इस क्रॉस रोड में हमें फंसाने की कोशिश की जाती है। अब आप आइए कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस। उनका कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस यह है कि साइंस तो हमेशा धर्म साइंस का विरोध करता था। हमारा कॉन्सेप्ट ऑफ साइंस यह है कि धर्म और विज्ञान में कोई अंतर ही नहीं है। जैसे हर व्यक्ति यह मानता है कि जब साइंटिफिक डिस्कवरी की कोई बात आती है कि कम से कम 0 भारत ने दिया है, सभी लोग मानते हैं, 0 भारत ने दिया। ये बात वैसे मैंने पहले भी कही है। हमारे यहां इंपॉर्टेंट 0 की संख्या के रूप में नहीं है, 0 एक अनुभूति है। हमारे लिए 0 कहीं बड़ी चीज है बजाय एक नंबर के। जैसे वहां कहेंगे 0 एक इंटीजर है जहां से 1 2 3 शुरू होता है। हमारे यहां क्या कहा गया है कि 0 हमें किस अनुभूति पे ले जाता है? कहते हैं जात हमारी ब्रह्म है और माता पिता है राम। जात हमारी ब्रह्म है, माता पिता है राम, घर अपनो है 0 में, अनहद में विश्राम। यानी 0 एकदम एक अलग डायमेंशन की तरफ ले जाता है। इसीलिए हम 0 को खोज पाए थे। मगर आज क्रॉस रोड जानते क्या है? कभी कभी मैं देखता हूं कि आप लोग जो भी लिखते हैं, जो लोग बोलते हैं, आप सभी लोग, हम भी कभी कभी उसमें, आप कमेंट्स को पढ़िए, बड़ी मजेदार चीज निकल के आती है। देखिए, आपने कभी नहीं देखा होगा, मैं किसी धर्म संस्कृति का नाम लेकर उसका अपमानित नहीं करना चाहता, पर जहां लिखा धरती चपटी है, जहां लिखा धरती स्थिर है, उन लोगों को कभी अपने मत संप्रदाय की अच्छी बात की आलोचना करते नहीं दिखा होगा। यहां पर एग्जैक्ट साइंटिफिक कैलकुलेशन होने के बावजूद लोगों के अंदर जैसे लगता है एक बीमारी सी हो गई है कि कैसा कैसे 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 साहब भारतीय संस्कृति हिंदू धर्म में अच्छाई कैसे दिखा दी गई, इसको निगेट करने की कोशिश करो। छोटा सा उदाहरण, अभी पिछले हफ्ते ही तो चंद्र ग्रहण पड़ा, रात 1 बजे से था, 4 बजे से माना जाता है सूतक लग गए, मंदिर बंद हो गए। मंदिर धर्म का केंद्र है। चंद्र ग्रहण का कैलकुलेशन प्योर एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन है और ये हजारों सालों से चला आ रहा है। आप सोचिए, और उस कैलकुलेशन में जो चंद्र ग्रहण का टाइम रात 1 बज के कुछ मिनट का बताया गया था, क्या वो नासा की ऑब्जर्वेटरी ने कुछ और बताया था क्या, जो 1950 से पहले थी नहीं? तो आप सोचिए कि हजारों वर्षों से हमारे यहां एस्ट्रोनॉमिकल कैलकुलेशन के बेस के ऊपर मंदिर के कपाट बंद होते हैं और खुलते हैं, मगर इसके बावजूद उसको स्वीकार करने की बजाय उसे निगेट करने का प्रयास किया जाता है। इसलिए साइंस की डेफिनेशन उनकी और साइंस की डेफिनेशन हमारी, दोनों में बहुत अंतर है। मैं एक और उदाहरण देना चाहता हूं। 0 के अलावा एक और चीज है जो कहा जाता है भारत ने खोजी, पाई।
पाई का नंबर है। अब आप बताइए पाई हम क्यों खोज कर पाए? उसका एक और भी कारण बताएँ आपको। देखिए, कई बार मैंने देखा कि लोग कमेंट पे ये करने लगते हैं, साहब ये तो फिलॉसफिकल चीज़ थी, इसको आप साइंस से क्यों जोड़ें? मैं कहना चाहता हूँ साइंस में सब कुछ फिलॉसफिकल है। अगर आप कहते हैं 0 फिलॉसफिकल है, तो 1 फिलॉसफिकल नहीं है। अगर आप कहें ये 1, ये एक पर्टिकुलर रेफरेंस फ्रेम में 1 है, वरना इसमें मिलियंस ऑफ मॉलिक्यूल्स हैं, मिलियंस ऑफ बैक्टीरिया हैं। अगर आप उस रेफरेंस फ्रेम में जाएँगे तो ये मिलियन है। हड्डियों के रेफरेंस फ्रेम में जाएँगे तो ये 3 है। खाल के रेफरेंस फ्रेम में जाएँगे तो ये सरफेस है। एक पर्टिकुलर रेफरेंस तो 1 भी एक फिलॉसफिकल कॉन्सेप्ट है, 0 भी एक फिलॉसफिकल कॉन्सेप्ट है। जो हमारी सोच है, अब मैं आपको एक सिंपल सी बात कहता हूँ, ये हम देख रहे हैं तो ये स्ट्रेट लाइन है। अब हम कहते हैं जी ये दिख रहा है, ये स्ट्रेट लाइन है। मगर ये वास्तविकता में स्ट्रेट लाइन है क्या? ये स्ट्रेट लाइन तो नहीं है। दिस इज एन आर्क ऑफ ए रेडियस ऑफ द ऑफ ए सर्किल व्हिच इज हैविंग द रेडियस ऑफ अर्थ। पर ये आपको तब समझ में आएगा जब आप ऊपर जाएंगे। तो सीधी रेखा और चक्र, इन दोनों को आप तब समझ पाते हैं। सीधी रेखा तो नेकेड आई से दिखाई पड़ती है और साइकिल तब दिखता है जब आप ऊपर जाने लगते हैं और एक लार्जर व्यू को आप देखते हैं। अब हम ही वो थे जो साइकिल और स्ट्रेट लाइन के बीच का रिलेशन एस्टेब्लिश कर पाए, क्योंकि हमारे पास दोनों का कॉन्सेप्ट था, सर्किल का भी और स्ट्रेट लाइन का भी। और इसमें एक और बात समझ लीजिए, पाई का जो मान है वो अनडिटरमिन्ड है। 3.14 के बाद वो डेसिमल के पे रिपीट होता चला जाता। इट मींस इफ यू ट्राई टू अंडरस्टैंड साइक्लिक प्रोसेस बाय द रेक्टिलिनियर साइड, इट्स एग्जैक्ट डिटर्मिनेशन इज इम्पॉसिबल। यानी हमारा जो, अब जैसे इसको आप ऐसे समझिए, प्रकृति का चक्र है, वो मूलतः घूमता रहता है, वो अनंत काल तक घूमता रहता है। उसे सीधी सामान्य दृष्टि से देखेंगे तो आप उसको डिटर्मिनिस्टिक वे में नहीं डिफाइन कर सकते। उसके लिए आपको एक दूसरे डायमेंशन पे जाना पड़ेगा। तो हम पाई का मान भी इसलिए निकाल पाए। जैसे मैं एक लाइटर नोट पे एक बात कहता हूं, एक बार हम टीवी डिबेट में थे, तो याद है आपको, एक बार वो एक नारा चला था, वो मोदी तेरी कब्र खुदेगी। तो मैंने कहा जी देखिए साहब, जो भी इन्होंने कड़वे शब्द बोले, और मोदी जी के लिए बहुत सारे बोले जाते हैं, वो तो मैंने कहा अपनी जगह है, मगर बोलते समय पॉलिटिकल एस्ट्यूटनेस कितनी ध्यान रखी जाती है, इसकी दाद देनी पड़ेगी। इन्होंने ये नहीं कहा कि मोदी भस्म हो जाएगा, इन्होंने कहा मोदी की कब्र खुदेगी। और ये भी कहा था हिंदुत्व की कब्र खुदेगी, जबकि हिंदुत्व में कब्र नहीं खुदती है, चिता लगती है। मगर वो कब्र ही खोदने की बात कह रहे थे। इसका मतलब राजनीतिक दक्षता और राजनीतिक दूरदृष्टि गाली देने में भी इतनी शानदार आपको देखने को नहीं मिलेगी।